शाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, इस वक्त के जो हालात और वाक़यात और सियासत जो रुख इख्तियार कर रही है, तो ऐसा लग रहा है कि वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं। वही इलेक्शन जिनके हवाले से बड़ी अनसर्टेनिटी पाई जाती है, बड़ा इबाम पाया जाता है, और कुछ सियासी पार्टीज इस वजह से कुछ खदशात का इजहार भी कर रही हैं कि क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन कोई फिक्स डेट नहीं दे रहा। बहरहाल उसने जनवरी के लास्ट वीक का तो अनाउंस कर रखा है। ऐसे में नवाज शरीफ साहब ने भी वापसी की डेट का अनाउंस कर रखा है। फिलहाल तो यही कहा जा रहा है कि उनकी वापसी की जो डेट है वो फाइनल है, लेकिन जो वक्त करीब आएगा उसमें पता चलेगा कि वाकई फाइनल है कि नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी पेचीदगी की तरफ बढ़ रही हैं। नंबर वन, जो नैब के केसेस दोबारा से खुले हैं, ऑल्दो कि डेफिनेटली वो अभी अदालती फैसला होना है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का, जो कि नवंबर के फर्स्ट वीक तक पोस्टपोन हो गया है। उसके बाद सूरत हाल मजीद शायद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि नवाज शरीफ साहब ने वहां जाके एक स्टेटमेंट दिया, और वहां जाके नहीं, मतलब जाहिर है वो वहीं थे, पिछले 4 साल से वो वहीं है। 4 हफ्ते का कह के गए थे या 8 हफ्ते का कह के गए थे शायद, बट एनीवे वो वहीं पर है। वहीं बैठे बैठे एक दफा फिर वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो अपना बयानिया उन्होंने बनाने की कोशिश की, कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया। तो एक दफा फिर, वैसे तो हमने ये चलाया है, हर जगह चल रहा है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि एक दफा फिर जरा हम चला दें कि वो नवाज शरीफ साहब ने एग्जैक्टली 4 जज बैठ के तो करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को चलता करते हैं। और किसकी वजह, कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? साकिब निसार है, खोसा है, वो पनामा वाला बेंच है। ये लोग एक करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर-ए-आज़म को 1 मिनट में छुट्टी करा के उसको जेलों में डालते हैं। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना, वो बिल्कुल जो वो बड़ा जुल्म होगा। अब मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है। अब कोई फैसला कुन मोड़ पे हमें पहुंचना है। अब मिट्टी पाव नहीं चलेगा, कुछ फैसला कुन चीज़ पे हमें पहुंचना होगा, लेकिन कैसे पहुंचना होगा, क्या करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या लाएअमल होगा, ये बताना भी ज़रूरी है। उससे पहले कि वो बताते, शहबाज शरीफ साहब पहुंचे लंदन, और इत्तलात ये है कि उनको कहने पहुंचे कि जी आप ये मैसेज है कि जी आप में बहुत ज़्यादा एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं जाना, कैरेक्टर्स के नाम नहीं लेने, क्योंकि मामला ये है कि जब इलेक्शन करीब आता है तो तमाम, इस वक्त खासतौर पर हम ये देख रहे हैं कि पहले एक ज़माना होता था कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ सफारा होती थी, लेकिन अभी तमाम के तमाम सियासी जमातों का जो कि तोपों का जो रुख है, तमाम से मुराद बड़ी जमातें PMLN हो गई, पीपल्स पार्टी थोड़ी बहुत इन बिटवीन वाला हिसाब, लेकिन उसके साथ साथ डेफिनेटली PTI वो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ या पुरानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कम से कम नजर आता है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और आज वो कराची में गए थे, वहाँ भी वो क्या बात कर रहे थे, जरा ये क्लिप देखते हैं। तरम नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं, और वो एक बहुत बड़ी सियासी जमात के कायद हैं। वो जब गए थे तो जेल की दीवारें तोड़ कर नहीं गए थे, इस मुल्क की अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाज़त से बाहर गए थे। वो जब तशरीफ़ लाएंगे तो मुल्क का जो आइन और कानून, उसके हिसाब से उनके साथ सलूक होगा। मुर्तज़ा सोलंकी साहब की कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि कुछ बातें जो खुद PMLN के लोग एतराफ़ कर रहे हैं वो इस बातों की नफ़ी है, वो इस बात की बेसिकली नफ़ी है कि जो खुद वो कह रहे हैं कि अदालतों ने और हुकूमत ने भेजा, ये बात और ये एतराफ़ खुद ख्वाजा आसिफ साहब पहले मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में कर चुके थे, और उसके बाद काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे वजाहत भी जानी थी। जरा दोनों प्रोग्राम के शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं कि उस वक्त क्या एतराफ़ किया गया था। अब अगर मोहसिनों को भूल गए हैं जिनको आपने खुद एक्सटेंशन भी दी थी, और उसके बाद उन्होंने आप पे इतना बड़ा एहसान किया था, आपको मुल्क से बाहर भी भेज दिया था इलाज के गर्ज से, और वो आप 4 हफ्ते का कह के 4 साल आप नहीं आए, तो इसमें हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। बट एनीवेज, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी एक शिकवा करते हुए पाए गए थे 15 सितंबर को, और उनकी नाराजगी भी जो थी वो PMLN से थी। क्या कह रहे थे, जरा एक क्लिप सुनते हैं। है कि किस तरीके से जनरल पाशा साहब, चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात मिलके RO इलेक्शंस करवा के 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गैर जमहूरी तरीके से इस सूबा से निकाला गया, और तब जो इस बात पे जश्न मना रहे थे, अब उसका नुकसान भुगत रहे हैं। उसके बाद जो 2018 का इलेक्शन हुआ, उसमें जो जनरल फैज साहब, जनरल साकिब निसार साहब और एक सियासी जमात का गठजोड़ था, वो भी आपके सामने है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्या किया गया। मगर आज हम आपके सामने मौजूद हैं।
अब ना जनरल फैज़ हैं और ना जनरल पाशा हैं और ना पीटीआई के चेयरमैन हैं, फिलहाल तो कम से कम नहीं है। तो अब लेट्स सी कि पीटीआई जो है, पीपल्स पार्टी जो है, वो क्या तीर मारती है पंजाब में। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। सैयदा शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, और बैरिस्टर डॉक्टर मोहम्मद अली सैफ साहब मौजूद हैं, फॉर्मर सेनेटर पीटीआई, और उसके साथ सैयद निहाल हाशमी साहब, ये भी सेनेटर पीएमएलएन सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। शैला रज़ा साहिबा, आपसे इस बात का आगाज़ कर लेती हूँ। आपको नहीं लगता कि जूं इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, शायद आ रहे हैं, तो तमाम की तमाम सियासी जमातें बजाय इसके कि एक दूसरे के खिलाफ सफा रहा हो, वो इस्टेब्लिशमेंट से गिले शिकवे, पुरानी बातें ये वो करते हुए पाई जा रही हैं? क्या वजह क्या है इसकी? अब जाहिर है कि अगर मैं बात करूं पीटीआई की, तो वो तो जाहिर है कि ये बात करेंगे कि हमें बनाया, हमें हुकूमत दिलाई, हमारी हुकूमत चलाई, और फिर जब पसंद नहीं आया तो हटा दिया। तो उनका तो सामने है। फिर नवाज शरीफ साहब का भी ज़ाहिर है कि मसला है कि किस तरह से उनको मुकदमात में उलझाया गया और फिर गलत मुकदमे की एक सज़ा हुई और उनको फिर बाहर जाना पड़ा। बहरहाल उनको हम तो यही कहते थे कि हुकूमत ने भेजा, और अदालत ने भी ये कहा कि आप भेज रहे हैं, हमने मॉडलिटी तय की है। तो बात तो सही है जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि फिर आप गए किस तरह से, ये भी सबको मालूम है। अब बयानियाँ इनके क्या बनते हैं ये जाने, ये पार्टीज़ जाने। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो चाहती हैं कि मुल्क में पॉलिटिकल सिस्टम परवान चढ़े, मुल्क में आइन जो है उसकी पासदारी हो, मुल्क में हर शोबा जो है वो अपने एम्बिट में रह के काम करे, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ हाथ बढ़ाना होगा। ये नहीं होगा कि जब आपको फैसिलिटेट किया जाए तो आप लाडले बन जाएं, जब आप और उसके बाद आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का जीना हराम कर दें, उन पे मुकदमे, उन पे हर चीज़ करें, और जब आप अपनी अहलियत जो मयार है जो आपको लाडला बनाते हैं उसके हिसाब से ना हो सके तो आप उन लाडले तो आप लोग सभी थे ना, 16 माह आप लोगों ने सबने लाडले बन के ही हुकूमत की है। शैला रज़ा साहिबा, मैं समझती हूँ कि आपने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाई गई है। हमारी ऑलरेडी सिंध में हुकूमत थी, हम एक तादाद में नेशनल असेंबली में मौजूद थे। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब ही पास हुई जब लाडले के साथ बैठे हुए लोगों ने ये समझा कि उन्हें उठ जाना चाहिए। वो लाडले थे, उनके साथ लोग बिठाए गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने तरीक़ा आईनी इख्तियार किया, इख्तियार किया, और यही हमारा सारे आईनी होते हैं, कुछ आईनी होते हैं, कुछ अदालती होते हैं, कुछ कानूनी होते हैं, ये सब तो बाद में रास्ते होते हैं। जब नवाज शरीफ साहब जा रहे थे तो किसने कहा था कि बाजा साहब भेज रहे हैं? चले, जो अदालती होते हैं उसमें हम सामने खड़े होते हैं, भागते नहीं है, हम सामने खड़े होते हैं। चलो ठीक है, जरा रुकिएगा, मैं वापस आऊंगी, वापस आती हूँ। ठीक है, मैं जरा पूछूंगी कि अब ये जो नवाज साहब ने जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके चल रहे हैं, ये आगे भी इसको परसू करेंगे या यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा? और करेंगे तो क्या फुल डिटेल और डिटर्मिनेशन के साथ करेंगे या फिर इक़्तिदार में आने के बाद फिर फुल स्टॉप लग जाएगा? लेकिन उससे पहले बैरिस्टर सैफ साहब जरा मुझे बताएगा कि आपका दुख तो हमें समझ में आता है जो पीटीआई का दुख है, लेकिन इनके साथ क्या हुआ है? और अगर बाजा साहब ने इतनी नवाजिशें की थी पीएमएलएन पे, तो अब उनके मुखालिफ क्यों हो गए आपकी नजर में? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया आ रहा है, जो इनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं, एक तो उसमें तजाद है। ये इनका मौक़िफ़ जो है वो वक्त के साथ साथ बहुत मुख्तसर मुद्दत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा, इस तजाद से जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि ये खुद कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूजन जो है वो क्लियरली इन मुतजाद बयानात से उसकी अक्कासी होती है। अब ये कंफ्यूज क्यों हैं? कंफ्यूज ये इसलिए हैं कि चूंकि नजरियाती सियासत तो कर नहीं रहे हैं, इनको चूंकि अपनी सियासी मफादात की सियासत कर रहे हैं। तो देखें, 17 महीने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने हुकूमत चलाई, हुकूमत के मजे लिए। एक भाई जो है वजीर आजम थे, बहनोई जो है वो वजीर खजाना थे। इन्होंने हर तरह से इस मुल्क को चलाने की वो जो है इनके पास
लेकिन जी वट एवर जी, अच्छा लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब कुछ नहीं कर सके और चले गए वापस, तो अब अवाम के सामने कुछ तो बेचना है, तो वो चूरन कहां से आएगा? तो वो चूरन अब यही है कि जी कभी जनरल बाजवा पे अटैक करें, तो कभी जनरल फैज का नाम लें, तो कभी किसी और फौजी अफसर का नाम लें, लेकिन कभी भी अपने गिरबान में नहीं झांकना, कभी अपने गिरबान में देखना नहीं है कि जी आपने अवाम के लिए क्या किया। और अब जो आप मजलूमियत का रोना रो रहे हैं, तो ये 6 महीने पहले ये मजलूमियत क्यों नहीं थी, जब जनरल बाजवा ही की वजह से आप वापस आए? क्योंकि आपके अपने लीडर कह रहे हैं, आपके राना सनाउल्लाह ने कहा है, आपके ख्वाजा आसिफ का भी आपने बयान चलाया, जिन्होंने कहा कि जी हमने तो जनरल बाजवा के साथ डील की थी कि आप खान साहब को हटाएंगे तो हमें लाएंगे, तो वो आ गए, उनकी एक्सटेंशन पे इन्होंने वोट भी दिए। तो खुद ही ये अपने बारे में सबूत देकर इकबाल जुर्म करके फिर लोगों को कहते हैं हमने इकबाल जुर्म कर लिया, लेकिन आप इसको ना सुने, आप अपने कान बंद कर लें, आप हमें मजलूमी समझें, आप हमें इनकलाबी ही समझें। अच्छा। मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जब अब आ रहे हैं और सख्त बयानिया जो है, देखें इसकी असल में मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कुछ अरसे से कि मुझे यकीन है कि 21 अक्टूबर को वो वापस नहीं आएंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान है। अब उस पॉलिटिकल बयान में वजन डालने के लिए और अपने ना आने की वजूहात को मजबूत बनाने के लिए वो ये बयानिया दे रहे हैं, ताकि एक टेंशन की फिजा पैदा हो और उनका आना किसी तरह से रुक जाए। और फिर ये कहा जाए कि एस्टैब्लिशमेंट उनको आने नहीं दे रही। ओके अब एक सेकंड निहाल हाशमी साहब, बड़ी तोपो का रुख PMLN की तरफ हो गया है, जरा आप इसकी वजाहत करें कि ये जो नैरेटिव अपनाने की कोशिश की जा रही है, तो एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बाजा साहब ने जो है वो नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा, उसके बाद आप उन्हीं बाजा साहब को आपकी जमात और आपकी हुई जमात के लीडर नवाज शरीफ साहब कायद कहते हैं कि जी हम इनको एक्सटेंशन भी दे दें। फिर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं एक्सटेंशन इसलिए दी थी PTI चेयरमैन की हुकूमत को खत्म करना था। तो अब ये सब क्या है? क्या ये वाकई जिस तरह से बैरिस्टर साहब या दीगर लोग कह रहे हैं कि चूरन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया बीबी, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, आपको करेक्ट ऐसे करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अलाउ मी, आप जो बार बार इस्टेब्लिशमेंट कह रही हैं उसके मायने ज़रा खोल के बताएंगे आप? क्या चीज़? किसको कह रही हैं आप इस्टेब्लिशमेंट? आप किसको कह रही हैं? आपके माने इस्टेब्लिशमेंट किसका, कौन है? प्लीज बताएं ना, छोड़ देना। आप भी नहीं बताएं, फिर आप इस्टेब्लिशमेंट का नाम ना लें, आप फिर नाम ना लें। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो फिर प्रोग्राम ना करें। आप में हिम्मत नहीं है तो प्रोग्राम, आप नाम बताएं पहले। रुक जाए, मैं आपको बताती हूँ मैं एस्टैब्लिशमेंट किसको कह रही हूँ। जरा आप धीरज रखें। ख्वाजा आसिफ साहब का जरा मोहम्मद मालिक साहब वाला शॉट दोबारा से चला दीजिएगा कि जब मोहम्मद मालिक साहब ने कहा तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा। बीबी, जो मैंने आपसे पूछा आप पहले आप मुझे बताएं। मैं आपको बता रही हूं, सवाल कर रही है, मालिक को छोड़े, ख्वाजा आसिफ को छोड़े। सवाल कर ही नहीं रही। आपकी काबिलियत का मैं इम्तिहान नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ प्लीज ना मैं कोई काबिल नहीं हूँ, मुझसे प्लीज आप पहले आपने मुझे बुलाया, आप सुनेंगे जरा चलाइएगा जी। ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे थे? अरे आप क्यों चले जाते हैं? नहीं सर, आप बताएं मुझे, मैं क्यों बताऊं आपको मायने? आपको नहीं पता कि आपको क्या मायने ख्वाजा आसिफ साहब से आपको नहीं मालूम, मुझे तो पता है, लोग कह रहे हैं। मुझे पता है तो मैं आपको बता रहा हूँ। सुने ना, ख्वाजा आसिफ मेरे पार्टी का लीडर है, ना राना सनाउल्लाह लीडर है, लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ है, मुल्क से बाहर भेजा लीडर नवाज शरीफ है। आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके कौमी लीडर को आप सर मैं नहीं दे रही, आपके लीडर जिसको आप अपना लीडर कह रहे हैं ना, जनाब वो उसने दिया है। अरे सुन तो ले, कमर जावेद बाजवा साहब इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, वो थे, रिटायर्ड हो चुके हैं। नवाज शरीफ उन लोगों का नाम ले रहा हूं, किरदारों का। किरदार में और इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फर्क है बीबी, किरदार में और इस्टेब्लिशमेंट में बड़ा फर्क है। आप एक मिनट, आप इतनी अगर डरपोक हैं तो आप मैंने 100 साल बाद आप मीर जाफर का नाम ले रहे हैं। आप इतने आप समझ में, आप बताएं ना इस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं? आप नवाज शरीफ पे हमला कर रही है, आप हमारी पार्टी पे हमला कर रही है, आप हमला कर रही है हमारी पार्टी पे, आप नवाज शरीफ पे हमला कर रही है। आप ऐसे सवालात, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं कि किरदार इज नॉट इस्टेब्लिशमेंट, किरदार इज नॉट इस्टेब्लिशमेंट। फिर मैं कह रहा हूं किरदार इज नॉट इस्टेब्लिशमेंट। अब पूरी बात होगी, चलाएं जरा ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट चलाएं, ख्वाजा आसिफ साहब का शॉट चलाएं जी निहाल हाशमी साहब। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने भेजा। कमर जावेद बाजवा साहब इस्टेब्लिशमेंट है आज के दिन?
ख्वाजा आसिफ क्या साहब से फैज पूछें। हमीद साहब इस्टेब्लिशमेंट है आज ख्वाजा के दिन? आसिफ साहब से पूछें। मैं ख्वाजा आपसे आसिफ पूछ साहब रहा हूँ से ना, पूछें। क्या आज के दिन मुझसे क्यों कमर पूछ रहे हैं? आप जावेद अपने साहब लीडर- इस्टेब्लिशमेंट मैं तो आपकी लीडर की बात को कोट कर रही हूँ, आप मुझसे क्यों आप गुस्सा ऐसे कर ही रहे हैं? हमारे पार्टी आप को ख्वाजा आसिफ मलाइन साहब का करने गुस्सा के मुझ पे लिए उतार रहे हैं, आप बिला किसी वजह। नहीं आपका गुस्सा ही आप पे उतार रहा हूँ कि आपको मेरी बहन करेक्ट कर रहा हूँ कि आपके इल्मियत ठीक करें। आप इतनी बड़ी एंकर हैं, आपको मालूम होना चाहिए नहीं, मैं कहाँ बड़ी एंकर होती है? अगर मैं बड़ी एंकर होती तो मेरी इल्मियत आप थोड़ी ठीक कर रहे होते। आगे चलें, शुड नो इट। आगे चलें, और आगे मेरे चलें। भाई ने भी नजरियात की या बात पूरा की। प्रोग्राम इसी पे है, बहस करके हो गया खत्म करें कॉल। सर। चलिए मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो बात करते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शैला रज़ा साहिबा ज़रा ये बताएगा कि अब जो इल्ज़ामात बहरहाल सब लगा रहे हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी लगा रहे हैं कि 2008 की पोजीशन क्या थी, फिर 2013 में अचानक पीपल्स पार्टी के साथ क्या हुआ, अब क्या है, क्योंकि अब तो पीटीआई के चेयरमैन सलाखों के पीछे हैं और जिनका आप लोग नाम ले रहे हैं, चाहे वो जनरल फैज साहब हो, चाहे वो जनरल पाशा हो, चाहे वो जस्टिस साकिब निसार हो या दीगर हो, वो तो अब नहीं है। तो अब हम क्या उम्मीद रखें कि आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी दोबारा से पंजाब में बेहतर अपनी पोजीशन ले लेगी, या अभी भी आपको लगता है कि कोई रुकावटें हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से? अच्छा, बात यह है कि देखिए, तारीख जो है ना, आप उससे नज़र नहीं चुरा सकते और तारीख पे मट्टी भी नहीं डाल सकते। हमारी पार्टी ने तारीख में साबित किया है कि हम हर जुल्म के बाद पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़े हैं। हमारे साथ हर दौर में मुश्किल हुई और तज्ज़िया निगार जो सही तज्ज़िया निगारी करते हैं सियासत की, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि एक भुट्टो के नाम मिटाने को उसकी फांसी के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पैदा की गई और लिमिटेड करते करते एक सिंध तक महदूद कर दिया। और सिंध में भी हमारा ये शिकवा है कि हमारे साथ जो है इलेक्शन सही तरीके से नहीं होता, वरना हम और ज़्यादा सीटें लें। सिर्फ हुकूमत ही बनाना सब कुछ नहीं होता, और सीटें भी ले सकते हैं। अब सूरत हाल जो है वो ये है कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो चेयरमैन बार बार कह रहे हैं, और आज नैयर बुखारी साहब ने भी कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ये समझ रही हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और उसको सही तरीके से आगे बढ़ना है। अब जहाँ तक चेयरमैन बार बार जब ये कह रहे हैं, तो हम एज पॉलिटिकल पार्टी से बात करेंगे, और ये हमारा रिकॉर्ड है, चाहे एमआरडी बनानी हो, चाहे कोई भी जद्दोजहद करनी हो, चाहे बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद जब हंग पार्लियामेंट आई थी और हम सिर्फ 126 थे, तो हमने हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे, अपनी मुद्दत पूरी करे। ठीक है, वो आपकी तारीख होगी, वो आपकी तारीख होगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा समझाती जाएं। जुमला पूरा कर लूं। हमने मोहतरमा की शहादत के बाद सिंध में हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी थी, हमेशा एमक्यूएम को भी साथ लेने की कोशिश की। अब जो हमें शिकवा है वो ये है कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी हों, सिंध के आईजी हों, सिंध के बहुत सारे इस तरह के लोग हों, उन सबको आपने हटा दिया ओहदे से, उन्हें दूसरे सूबों में भी लगाया भी नहीं। लेकिन पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखना पड़ा फवाद हसन फवाद पे कि आप ऐसे लोगों को लगाएं जो कि सियासी ना हो। आपने इस तरह से, मैं ये बात कर रही हूँ। फिर सिंध के हमारे जो डेवलपमेंट के बजट हैं उनको रोका जा रहा है। तो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर फैसिलिटेट किया जा रहा है इस तरह के ऑर्डिनेंस लाके, अब गांव चमकेंगे और विलेज कमेटी बनाई जा रही है, तो जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन खुद पॉलिटिकल पार्टी बड़ी है। आपको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा किससे है? एक सेकंड, शैला रज़ा साहिबा, जाहिर है कि तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा, हम ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त सेटिंग गवर्नमेंट है उसके दो मयार निगरान हुकूमत। जी हाँ, अब गांव चमकेंगे से कह रही है कि वो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। देखिए, मैं बात कर रही हूँ ना, ये अब गांव चमकेंगे का ऑर्डिनेंस जो निकाला गया है, जिसमें जो है विलेज कमेटीज़ बन रही हैं, जिसमें जो है यूसीज लेवल पर वो लोग रखे गए हैं जिन्हें पीएमएलएन के टिकट मिले थे, जो हारे थे या जीते थे। तो ये क्या है?
दूसरी बात ये है कि अगर आप इलेक्शन ये कह रही हैं, अच्छा आप ये कह रही हैं कि ये सारा आपके खिलाफ जो हो रहा है ये केयर टेकर सेटअप कर रहा है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ हो रहा है, और हम इसका शिकवा नून लीग से इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें ये समझना चाहिए कि इस तरह की फैसिलिटेशंस जो हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी अपने लिए तो खुशी खुशी ले ले और दूसरों के लिए नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये हम पॉलिटिकल पार्टी से शिकवा करेंगे, हम दूसरे से नहीं करेंगे। फिर सिंध के अंदर गवर्नर एमक्यूएम का, और नून लीग ने कहा है कि जी हमारा एमक्यूएम के साथ और फलां पार्टी के साथ इत्तेहाद होगा, तो गवर्नर साहब भी पॉलिटिकल हैं और सूबों में आप शिकवा ना करें, लेकिन मेरे पास अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ऐसा फिलहाल शॉट नहीं है जिसपे उन्होंने ये शिकवा किया था, और उन्होंने कहा था कठपुतलियां बनाने वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अवाम पे तजुर्बे करना छोड़ दें, अवाम को अपने फैसले करने दें, और मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी या पीटीआई में जिसको मुंतखब करें हमें कबूल करना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर सैफ साहब, जरा अपनी कहानी भी तो आप बता दीजिए ना कि अब आपके साथ क्या होने जा रहा है, आप लोगों की क्या प्लानिंग है, सियासत हो रही है, नहीं हो रही है, होगी आने वाले वक्तों में, नहीं होगी, स्पेस मिल रही है, -1 की कहा जा रहा है, माइनस ऑल हो जाएगा, जरा अपना भी तो बताएं हमें। देखिए नादिया, हमारे साथ जो हो रहा है वो तो सारी कौम के सामने है। अदालतों में हम पेशियां भुगत रहे हैं, हमारे चेयरमैन साहब जेल में हैं, और पार्टी जो है इस वक्त एक मुश्किल दौर से गुजर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और हुकूमत की तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ पैर बांध कर, उनको किसी कुएं में बंद करके ऊपर ढक्कन लगा कर उनको सियासत से आउट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से उनकी, मैं कहूँगा बदकिस्मती से, कि उनका कोई जो है प्लान वो कामयाब नहीं हो पा रहा। अवाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है, इमरान खान की जो मकबूलियत है, वो एक हकीकत है। और ये जो आपको इलेक्शन में डिले की वजूहात नजर आ रही हैं कि कभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बयान आ जाता है, कभी किसी और की तरफ से आ जाता है, और खास तौर पे मैं फिर कहूँगा कि सियासी पार्टियों में मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम, ये दो वो पार्टियां हैं कि जो इलेक्शन डिले करवाने की कोशिश कर रही हैं या खुश हैं कि इलेक्शन इल्तिवा की तरफ जाए। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पीटीआई को किसी तरह से मैदान से आउट किया जाए। अगर ये खौफ ना होता तो शायद ये इलेक्शन भी अब तक हो चुके होते। निगरान हुकूमत को ठहरा रहे हैं बैरिस्टर सैफ साहब, आप भी इसका जिम्मेदार निगरान हुकूमत को ठहरा रहे हैं, निगरान वजीर आज़म अंगारुल्लाह काकड़ साहब ऐसा कुछ कर रहे हैं? मैं बताता हूं, जी मेरी बात सुने, देखें, मैं इसका जिम्मेदार निगरान हुकूमत को भी ठहराता हूं, मैं इसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी ठहराता हूं, और मैं ये समझता हूं कि हर वो शख्स जिसका इलेक्शन करवाने में रोल है, हिस्सा है, वो इसका जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमत की, अभी आप शैला रजा साहिबा से भी यही बात कर रही थी, कराची में ही आज निगरान वजीर इत्तलात ने नवाज शरीफ साहब की तारीफें की और कहा कि वो जेल तोड़कर नहीं भागे, बल्कि वो तो अदालतों के हुक्म से गए थे। लेकिन इस पूरे बयानिए में वो ये बात भूल गए कि अदालत ने उनको ये तो नहीं कहा था कि आप मुल्क वापस ही ना आए, अदालत ने तो उनको कहा था कि आप जाएं, अपना इलाज करवाएं और महीने बाद वापस आएं। वो नहीं आए और 4 साल बाहर रहे, अब ये 5वां साल उनको शुरू हो गया। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि अगर एक वजीर इत्तलात निगरान जो है वो टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ साहब की सफाइयां कर रहा है, तो अगर बिलावल साहब ये कहते हैं, अगर पीटीआई ये कहती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बाकी पार्टियों को नहीं दिया जा रहा, तो इसमें क्या गलत बात है? और मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ख्याल ये है कि चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, आखिरी जुमला मैं ये कह रहा हूँ कि ये गज और ये मैदान, घोड़ा भी मौजूद है, मैदान भी मौजूद है। मैं कहता हूँ जो लोग ये समझते हैं, मैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड, मैं कहता हूँ पीटीआई को तो वैसे भी नहीं मिल रहा, हमें आप मजीद भी इलेक्शन तक लेवल प्लेइंग फील्ड ना दें, लेकिन इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएं। अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं तो मैं आपको आज लिख के देता हूं, अल्लाह के फजलो करम से पीटीआई ही जो है वो सबसे ज्यादा वोट लेगी। और
चले जरा रुकिएगा, अब निहाल हाशमी साहब से पूछ लें, क्योंकि दोनों जो जमातें हैं, जो दोनों बड़ी जमातें हैं, चाहे वो पीटीआई हो या वो पीपल्स पार्टी हो, वो ये कह रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन जो पीएमएलएन है उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और जिस तरह से निगरां जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वो भी आ जाके तारीफ कर रहे हैं। तारीफ क्या, इन्हें से वो कहते हैं बहुत बड़ी पार्टी है और ज़ाहिर है वो हुकूमत के उस वक्त की हुकूमत ने और अदालत ने भेजा, लेकिन वो भी भूल गए। अब मैं फिर इस्टेब्लिशमेंट कहूँगी तो निहाल हाशमी साहब को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन मैं नहीं कह रही। तो निहाल हाशमी साहब, ये बात हकीकत है कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिवाय आपकी जमात के किसी को नहीं प्रोवाइड की जा रही? नादिया, आप देखें, मेरी बात में बीच में ना बोलें, मैं गुस्सा नहीं आता है, मैं सिर्फ करेक्ट करना चाहता हूं कि जो लोग रिटायर्ड हो जाते हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं इस्टेब्लिशमेंट से। रिटायर्ड एक किरदार रह जाता है, इससे ज़्यादा उसका कोई रोल नहीं। और जो लोग ये नहीं समझते हैं, देखें, मैं आपको फिर गुस्सा दिलाना नहीं चाहती और मैं बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन सवाल का जवाब दिला दूं। मैं आपके सवाल का जवाब, सिर्फ एक जुमला, मुझे ये याद है मुशर्रफ साहब के खिलाफ आपकी जमात ने एक रेफरेंस दायर किया था और उसके बाद उसकी कॉस्ट पे की थी। वो रिटायर्ड थे, ठीक है, और आपको भी पता है कि पूरी एपिसोड क्या हुई थी। इससे ज्यादा ना मैं बात करूंगी ना आप बात करेंगे, इसलिए आप आगे बढ़ जाते हैं। नहीं, मैं करूंगा, आप अगर करना चाहती तो मैं तो करूंगा। मैं इस मामले में अल्लाह के फजल से बड़ा पक्का ईमान वाला हूँ। मगर आपके सवाल का जवाब ये देना चाहता हूँ, आपको याद होगा 2018 में पंजाब में हमारी सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी पीएमएलएन। उस वक्त भी हाथ बांध दिए गए थे हमारे, और जब जहांगीर तरीन साहब जहाज़ में भर भर के लोग ला रहे थे और पीटीआई वहाँ पे मेजॉरिटी में भी नहीं थी, हम सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थे, हमारे पास 14 वोट ज़्यादा थे, मगर हमारे हाथ पैर बांध दिए गए थे। हमें इख्तियार नहीं दिया गया था कि आप हुकूमत बनाएं। साजिशें होती रही तो अच्छा नहीं लगता है अगर कोई हाथ पैर बांधने की बात करे। और 2018 से लेके 2021 तक 2 साल शहबाज साहब जेल में। अभी तो इमरान साहब को 2 महीना भी नहीं हुए, शहबाज साहब 2 साल रहे, कैंसर के मरीज थे वो, उसके बावजूद। नवाज शरीफ साहब 1.5 साल रहे, मरियम बीबी साल भर रही हैं। तो इतनी जल्दी आप चीख पुकार पे आ गए, अदालतों पे आप भरोसा रखें, और आप खड़े हो के कहते थे कि इसको भी जेल में डाल दूंगा, इसको भी जेल में डाल दूंगा। किसी एक को नहीं छोड़ा आपने, स्यापा डाल दिया। पाकिस्तान की मईशत को भी जेल में डाल दिया आपने, पाकिस्तान की तरक्की को भी जेल में डाल दिया आपने, मीडिया को भी जेल में डाल दिया आपने। और जब जो लोग आज के बातें करते हैं इस तरह की, तो मुझे बड़ा हंसी आता है, अफसोस आता है। अब मेरा भाई नजरियात की बात कर रहे थे बैरिस्टर साहब, मुझे तो अब तक नहीं अंदाजा हो रहा कि बैरिस्टर साहब मुशर्रफ के पार्टी में है, एमक्यूएम की मैं और ये जब सेनेट में थे तो मेरे भाई एमक्यूएम की तरफ से सेनेट में थे। तो मेरे भाई, अच्छा नहीं लगता कि आप नवाज शरीफ को नजरियात की बातें बताएं, और अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी और, ये हमारा आपका लेवल नहीं है कि हम नजरियात की बातें इस तरह से करें। हमें चाहिए कि हमने आवाम को बताएं कि हमने क्या किया, हमारे दौर में कौन मईशत कितनी गिरफ्तार हुई थी, लीडर कितने गिरफ्तार हुए थे, रोजगार कितने गिरफ्तार हुए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना गिरफ्तार हुआ था, डैम कितने गिरफ्तार हुए थे, पाकिस्तान की खारजा और दाखिला पॉलिसी कितनी गिरफ्तार हुई थी। इस मुल्क के जो खुशहाली है उसको तक इन्होंने तो गिरफ्तार कर लिया था, लोगों में बदतमीजी हो गई थी, वन मैन रूल हो गया था। साहब, आपने सारी बातें बता दी, लेकिन आपने वो बात नहीं बताई जिसका जो मैंने आपसे पूछी थी कि क्या वजह है कि दोनों जमातों का कहना यह है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो हमें नहीं दी जा रही है और नून लीग को फैसिलिटेट किया जा रहा है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ तो फिर शैला रजा साहब से बात कर लेंगी, क्योंकि उनका शिकवा तो नून लीग से ही है। वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और शैला रजा साहबा, एक बात तो निहाल हाशमी साहब ने जाते जाते बड़ी ज़बरदस्त कर दी। उनका तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, वो आप इस बात पे आपके साथ है। तो आपका ये शिकवा जो कि नून लीग से था, तो इसका मतलब नून लीग को तो कोई एतराज़ नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड देने पर, तो फिर आप शिकवा किससे कर रही हैं और ये एतराज़ किस पर है? देखिए, निहाल हाशमी साहब एक जमहूरी आदमी हैं, उन्होंने ये कह दिया, लेकिन हमने पूरी सीधी सीधी बात की है ना कि हम ये चाहते हैं कि जो फैसिलिटेट किया जा रहा है नून लीग को और जो वो बयानियाँ बना रहे हैं, उसमें उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज़ का ख्याल रखना चाहिए, अपने लिए सारी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। और अगर वो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है तो उनको ये कहना चाहिए कि फिर ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है। दूसरी बात जो है वो ये है कि जहाँ तक देखें पीटीआई की बात है, तो मैं तो समझती हूँ कि आज भी पीटीआई के लिए बड़े लोगों के पास सॉफ्ट कॉर्नर है। हमने तो नहीं कहा था जाके 9/11 वो 9 मई के वाक़यात को करें, 9/5 कहना चाहिए हमें, हमारे यहाँ भी बड़ा मसला।
ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آنے والا آرمی چیف آپ کو پسند نہیں ہے، آپ اسے روکنا چاہتے ہیں، آپ اس کے خلاف سازشیں کریں، آپ اس کی فیملی کا ڈیٹا نکلوائیں، کہاں کہاں سفر کیا، پھر دوسرے ممالک کو لکھیں. ہم نے تو نہیں کہی تھی نا یہ باتیں. تو جو ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو نہیں ہیں اس کے ذمہ دار. آپ کو خود معلوم ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے کیا نہیں. جہاں تک بات ہے ہم تو چاہیں گے کہ ان کی پارٹی الیکشن میں حصہ لے. ہمیں کیا مسئلہ ہے، عدالتوں کے فیصلے ہیں. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ جب تک ہم انہیں جیل نہیں بھیجیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. ہم تو نہیں کہہ رہے کہ بھائی توشہ خانے کو جلدی چلاؤ یا یہ کرو. میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر چیز اوپن اینڈ شٹ ہے کہ 9/5 جو ہے اس کے ساری چیزیں آپ دنیا کو بھی دکھا رہے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کس طرح سے سب کچھ ہوا، کس طرح سے پاکستان کی تنصیبات پہ حملہ ہوئے اور یہ بالکل پلانڈ طریقے سے ہوئے. تو ان مقدمات کو جلدی چلنا چاہیے. اور جو ان کے دوسرے مقدمے ہیں تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں انتخابات کی ضرورت ہے، اور انتخابات ہوں، شفاف ہوں، اور جو پارٹی جیتے عوام کا مینڈیٹ اس کے پاس جائے. نہ پہلے کی طرح RO الیکشن ہو، نہ RTS بٹھایا جائے، شفاف الیکشن. اچھا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک اور بڑے دلچسپ بات بھی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ عوام ابھی بھی جس کو ووٹ دینا چاہے، چاہے وہ PTI کے ساتھ ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو، چاہے وہ PMLN کے ساتھ ہو، تو اس کو ایکسیپٹ کرنا ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ پیپلز پارٹی اور PTI میں قربتیں کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو وہ بڑھ رہی ہیں. کیا وجہ یہ ہے کہ دکھ سانجھا ہے، ایسی کوئی کہ بات لیول نہیں پلینگ ہے، فیلڈ نہیں مل رہی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ عوامی مینڈیٹ آئے. یہ نہ ہو کہ ایک پارٹی کو ایسے جتایا گیا کہ 6 دن رزلٹ نہیں آئے، ایسے جتایا گیا کہ نیچے جو لیکن ہے مجھے شیلا رضا صاحبہ، آخری جملہ کہہ رہی ہوں، ایک جی پارٹی کو جی ایسے جی جتایا گیا جی کہ پلیز. NA پہ ایک پارٹی جیتی اور پروونشل پہ 2 پارٹیز جیتی، اور جو NA کا رزلٹ تھا وہ 6 دن تک روکا رہا. پھر یہ ایک جگہ نہیں ہوا ہے، میں لیاری کی بات کر رہی تھی چیئرمین کی سیٹ پہ. ایسا بہت ساری جگہ ہوا کہ نیچے جو پروونشل سیٹس ہیں ان پہ جو ہے 2 کینڈیڈیٹ کے ملا کے بڑی مشکل سے 52-53 ہزار ہیں، اور NA کے کینڈیڈیٹ کے 91,000 ہیں. یہ میری سیٹ پہ ہوا. دیکھیں اور یہ ٹھیک ہے، یہ ہوا لیکن یہ سب یہ ہو چکا، ٹھیک ہے، یہ ہو چکا. جو اس کے ذمہ دار تھے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر کے اس کی نشاندہی بھی کر دی. بٹ مائی کوسچن از کہ اب کیا ایشو ہے، پلس یہ کہ اب آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ سے اس طرح ہوگا. اور دوسری بات جو آپ سارا کے سارا ایک سیکنڈ نہ ایک بات جو اصل سوال ہے، نگراں حکومت کے اوپر آپ لوگ ملبہ ڈال رہے ہیں یا توپو کر، ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ وہ تو آئیں 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کو ڈیل کریں گے، پھر گھر چلے جائیں گے. ان کو کیا فرق پڑتا ہے PMLN آئے، پیپلز پارٹی آئے، PT آئے؟ ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی انٹرسٹ بظاہر نظر آتا ہے. دیکھیے میں نے تو نہیں سنا آج آپ نے کہا کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں تعریفیں کی. میں نے تو نہیں کہا کہ سندھ میں بھی یہ آرڈیننس نکالیں کہ یہاں پہ اب گاؤں چمکیں گے کے نام سے ولیج کمیٹیاں بنائی جائیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے واسطے جو ہم نے بجٹ پاس کیا تھا، ہمارے ہاں کا جو ڈیولپمنٹ کا کام ہے وہ آپ کنٹینیو رکھیں. ہم تو نہیں کھڑے ہو کے کرا رہے، ہمارے تو ٹھیکیدار نہیں ہے، ہماری تو لوگوں کی جیب میں نہیں جا رہا. لیکن یہ عوام کا حق ہے کہ جو ان کے ترقیاتی کام تھے ان کا بجٹ نہ روکا جائے. ہمارا تو یہ حق ہے کہنا کہ 21 لاکھ لوگوں کو ہم نے، پہلی حکومت ہے جس نے اتنا بڑا یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ شروع کیا جس کے لیے ورلڈ بینک بھی ہم نے $2 بلین دے رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ دیں گے، کچھ ہمارا حصہ ہوگا. اگر یہاں یہ سب چیزیں بند ہو جائیں گی تو عوام کا نقصان ہے. ایک طرف آپ گاؤں چمکا رہے ہیں کمیٹیاں بنا کے، ایک طرف آلریڈی ایک کام بجٹڈ ہے آپ اسے روک رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ پوچھوں گی، ذرا نیال ہاشمی صاحب سے پوچھوں گی، لیکن اس سے پہلے بیرسٹر صاحب اب معاملہ جو ہے وہ آپ کو کس طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیٹیگوریکلی آپ کے نام سے کہ پہلے جنرل پاشا، اس کے بعد جنرل فیض، آپ کے ساتھ مل کر اور آپ کے ساتھ ایک نیکسس بنا کر پنجاب سے PTI کو باہر کیا تھا. اس الزام کو آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں، یا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس؟
काउंटर कर। हमारे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिन पर इल्ज़ाम थे वो सब जेलों में इस वक्त मौजूद हैं और उनके खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वो अपनी जराइम की या जो भी उन्होंने किया अगर वो वाकई किया है तो अदालत में पता चल जाएगा, उनको सजाएं हो जाएंगी। तो कानून अपना रास्ता ले रहा है। 9 मई की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बार बार मजम्मत भी की है इमरान खान से। अच्छा, लेकिन सियासी तौर पर एक इल्ज़ाम लगाना वो चूँकि हमारी आदत है पॉलिटिशियंस की कि हमने अपने गिरेबान में नहीं देखना, दूसरे को मुरद इल्ज़ाम ठहरा के सारा मलबा उस पर डालना है, तो वो छोड़ दें कि पंजाब में क्या हुआ और सिंध में क्या हुआ। बात यह है कि मैं एक और बात कर रहा हूँ कि देखिए हमने तो आगे का इलेक्शन देखना है ना। इलेक्शन चले जनवरी में होते हैं, मैं कहता हूँ चले मुस्लिम लीग नून की फेवर करते हुए इलेक्शन कमीशन फरवरी में इलेक्शन करा दे, 1 महीना और भी दे देता हूँ मैं अपनी तरफ से उनको, लेकिन इलेक्शन करवाएं फ्री एंड फेयर। हर पार्टी को किसी पार्टी को आउट करने की कोशिश ना करें, किसी के टांग ना अड़ाएं और उसको गिराने की कोशिश ना करें। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है, मैं तो ये समझता हूँ कि इलेक्शन करवाए ही इसलिए नहीं जा रहे कि पीटीआई का खौफ है, पीटीआई के खौफ की वजह से इलेक्शन को डिले किया जा रहा है और ये सारा एक माहौल बनाया जा रहा है। मियां साहब के बारे में मैंने बात कर ली, मियां साहब के बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा। हाँ जी जी, बात मुकम्मल कर ले सर, बात मुकम्मल कोई कर ले, आगे बढ़ना है। जी मैं ये कह रहा था कि ये जो मियां साहब का इस वक्त बयानिया है, देखिए मियां है और वो मैं बयानी पे बाद में बात करती हूँ। मैं इससे पूछ लूंगी ना निहाल हाशमी साहब से कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है, क्या ये सिर्फ सियासी नारा है, या वाकई जिनके खिलाफ वो कार्रवाई का कह रहे हैं उसका कुछ तरीक़ाकार भी उन्होंने जो है वो तय कर लिया है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आती हूँ, यहीं से बात शुरू करूंगी हाशमी साहब से। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा निहाल हाशमी साहब, ये पूछने का मकसद ये वैसे तो इस हवाले से ये बातें हो रही हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो 26 घंटे के बाद फौरी तौर पे दोबारा से लंदन गए तो वो क्या बात करने गए या किसी का पैगाम पहुंचाने गए, बट इससे भी कतई नज़र मियाँ साहब ने एक नैरेटिव बनाया और उन्होंने कहा कि कुछ किरदारों के उन्होंने नाम लिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मट्टी पाव नहीं चलेगा। लेकिन कार्रवाई कैसे होगी? फिर मैं तो एग्जाम्पल दूंगी कि मुशर्रफ साहब के साथ आप लोगों ने कोशिश की थी, फिर उसका अंजाम क्या हुआ था वो आपको पता है। अब कुछ तरीक़ाकार वाज़े किया गया है कि जिनके नाम लिए उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी या क्या करने जा रहे हैं आप लोग? नादिया बीबी, एक तो मैं आपको बताऊं कि मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे और बिल्कुल आएंगे, वो ये उनका वतन है। इससे पहले भी जब वो उनकी अहलिया अलील थी तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए और सीधा जेल गए। वो जेल से तो नहीं फ़रार हो रहे, जेल के बारे में तो कोई बात नहीं, उन्होंने जेल के लिए कोई सहूलत भी नहीं मांगी। जब जेल में थे वो और उनकी बेटी 1.5 साल जेल में रहे ना, 1.5 साल रहे पूरे। अब सवाल पैदा होता है कि क्या मैकेनिज़्म होगा। आपसे ज़रूर हम मशवरा करेंगे जब हम इक़्तिदार आएगा कि पाकिस्तान में 76 सालों में जो कुछ होता रहा है, जिन लोगों ने हलफ लिया है कि हम सियासत नहीं करेंगे, जिन्होंने हलफ लिया कि हम इदारों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जिन्होंने हलफ लिया है कि हम पाकिस्तान की तरक्की के और खुशहाली के लिए काम करेंगे, अल्लाह ताला को गवाह बना के जब हम कुरान शरीफ पे हलफ लेते हैं और हम कहते हैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बात करें। आपको एक मुशर्रफ साहब की बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही हैं आप, क्या मुशर्रफ साहब ने आइन नहीं तोड़ा था ये बता दें। और क्या मैं कब अफसोस कर रही हूँ, क्या हो गया है निहाल हाशमी साहब? आपने जिस तरह से कहा कि आपने वो अंजाम, आप हमें डरा रही हैं, आप हमें डरा रही हैं, कॉस्ट पे आप हमें डरा रही हैं, आप मैं आपको बता रही हूँ। देखिए जी, मैं आप डरते हैं इस बात से, मैं तो नहीं डरा रही। क्या हो गया निहाल हाशमी? पाकिस्तान के हम जाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते, मैं आपको याद दिला रही हूँ, हम सुन लें, तारीख हमें पता है, हम जाती इंतकाम पे यकीन नहीं रखते। हम ये समझते हैं रूल ऑफ लॉ को प्रिवेल करना चाहिए, किसी के साथ ज्यादती होनी चाहिए, किसी औरत के साथ, किसी बच्चे के साथ, किसी पॉलिटिकल वर्कर के साथ नहीं होने चाहिए। रियासत और माशरा अगर आगे बढ़ना है, जो बात कर रहे हैं तो फिर मुझे बता देना कि उनको एक्सटेंशन क्यों दी थी। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इसलिए दी थी, नहीं नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं दी थी, वो पार्लिमानी पार्टी जो थी उनसे पूछे, जो उस वक्त पार्लिमानी पार्टी थी। नवाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की मैं बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब जो थे ना वो पार्टी के सदर थे ना पार्लिमानी लीडर थे, नवाज शरीफ साहब नहीं थे उसमें, उनके दस्तखत से नहीं हुआ ये काम, ना उनका वोट हुआ है। नहीं देखिए, आप जानती हैं कि जहां मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी की बात प्रिवेल करती है। उन्होंने रेजिस्ट किया, जो पार्लिमानी पार्टी थी उन्होंने जब उसको इंसिस्ट किया
تو میجورٹی کے ساتھ تو آپ پھر میجورٹی پریویل کر جاتی ہے. نواز شریف نے تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے نہیں دیا ان کو ایکسٹینشن. میاں نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن نہیں دیا تھا جنرل باجوہ صاحب کو. پارٹی کے قائد ہیں وہ, یا تو وہ پارٹی پہ قائد نے نہیں دیا تھا, وہ انہوں نے نہیں, وہ پارلیمان میں نہیں تھے, انہوں نے نہ ووٹ دیا محترمہ, نہ انہوں نے دیکھیے دیکھا جاتا ہے کہ نہ انہوں نے ووٹ نہیں, ان کی کوئی اس میں سہایت نہیں تھی, وہ جلا وطن تھے, انہوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا ان کو, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. شیلا رضا صاحبہ, کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ نہ انہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن کا ووٹ دیا, رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں, اعتراف کر رہے ہیں, میں آپ کو آپ عدالت میں میری اس بات کو چیلنج کر دیں کہ نہال ہاشمی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا, میں ثابت کروں گا کہ انہوں نے نہیں دیا ووٹ, انہوں نے نہیں دیا ووٹ. بیرسٹر سیف صاحب, کیا یہ ممکنات میں سے ہے؟ کیا یہ, یا تو اس کا مطلب ہے پارٹی پہ گرپ لوز ہو گئی نواز شریف صاحب کی, نواز شریف چاہتے نہیں تھے, پارٹی نے کر دیا, اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب بھی غلط بیانی کر رہے ہیں, خواجہ آصف صاحب بھی غلط بیانی کر رہے ہیں. میں تو اپنے قائد کے بارے میں جانتا ہوں, محمد نواز شریف کو میں ریپریزنٹ کرتا ہوں, میرے قائد نہ رانا صاحب ہے نہ خواجہ صاحب ہے, کوئی نہیں ہے, وہ اپنے اپنے جگہ پہ بڑے لیڈر ہیں, وہ ذمہ دار ہیں, ان سے ان کے بارے میں آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ہلو جی, آپ سے پوچھو شیلا رضا صاحبہ. دیکھیں, نہال ہاشمی صاحب بہت زیادہ محبت کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے, لیکن پارٹی لیڈرشپ کا ایک ڈیسیشن ہوتا ہے اور اسی کو پارٹی کے لوگ فالو کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ شہباز شریف صاحب 24 گھنٹے میں دوبارہ ان کے پاس گئے ہیں. ظاہر ہے وہ والٹ تو نہیں بھول کر آئے تھے, کوئی ضروری بات تھی جو اس کے لیے وہ گئے ہیں, اور ایسے نہیں ہو سکتا ہے. والٹ بھول کر آتے تو کوریئر ہو جاتا, کسی کی چٹھی تھوڑی رکھی تھی والٹ میں. نادیہ, آپ محترم ثناء اللہ صاحب یا خواجہ آصف صاحب کے بیانات مجھ سے تو منسوب نہ کریں نا, وہ اپنے جگہ پہ مجاز ہیں, وہ جو چاہیں بیان دیں, میں جو چاہوں بیان دوں, مگر ہمیں فالو کرنا ہے محمد نواز شریف کے پالیسی کو. لیڈر ہی کی بات مانی جاتی ہے ہر فیصلے میں, اسی کی بات, اس کے پاس ویٹو پاور بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ چاہے کہ بھائی نہیں میں یہ, تو یا تو یہ کہ سی ای سی کا فیصلہ ہو, ایسا کوئی بات نہیں تھی, بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں تک کہا تھا کہ ایک میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے تھی اسمبلی میں, اس طرح سے نہیں ہوئی اور بہت جلدی میں یہ سب کیا گیا. تو ہماری پارٹی میں بڑا اس میں رزسٹ تھا, اور چیئرمین چاہتے تھے کہ اس پہ دیر تک پھر بات ہو, لیکن ظاہر ہے کہ میجورٹی پارٹی تھی, ان کے پاس اکثریت تھی, انہوں نے میجورٹی تھی, انہوں نے اس کو پاس کر دیا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے, پوری پارٹی نے بڑے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا تھا, اور ایسی بات نہیں ہے. چلیں, ہم نے تو کئی جگہ سنا بھی کہ نواز شریف صاحب اس بات پہ پچھتاتے بھی ہیں, ان کو افسوس بھی ہے. دیکھیں, نواز شریف کا کریکٹر ہی نہیں ایکسٹینشن دینا, وہ ایکسٹینشن نہیں دیتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہر ادارے میں باصلاحیت لوگ ہیں. کنٹرول نہیں رہا پھر ان کا, اس کا مطلب ہے نہیں کنٹرول نہیں, وہ پارلیمانی پارٹی تھی. کنٹرول تو اس زمانے میں عمران خان صاحب کا تھا, جو ہر کسی کو کنٹرول کر کے جیل میں بھیج دیتے تھے, ہر کوئی جیل میں تھا. اب میں پھر خواجہ آصف صاحب کی بات کروں گی کہ وہ تو اس وقت حکومت تو یہ کر بھی نہیں سکتی تھی. کے خود ذمہ دار ہیں خواجہ صاحب, اپنے بات کے ذمہ دار خود ہیں, میں نہیں. لیڈر ہیں, ڈیفینس منسٹر رہے ہیں آپ, ڈیفینس مگر وہ میرے پارٹی کے قائد نہیں ہیں, وہ پارٹی کے قائد نہیں ہیں. بیرسٹر صاحب صاحب پلیز بات کمپلیٹ کیجئے گا, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہال ہاشمی صاحب میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھ سینٹ کے کولیگ بھی رہے ہیں, ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا, امید ہے وہ مائنڈ نہیں کریں گے, کہ نواز شریف صاحب کا پارٹی پر اتنا کنٹرول ہے کہ اگر نہال ہاشمی صاحب کو سر درد ہو جائے اور یہ پیراڈال کی گولی بھی کھانا چاہیں تو بھی جب تک ان کی طرف سے گو ہیڈ نہیں آئے گا تو یہ گولی منہ میں نہیں ڈالیں. تو یہ بات کرنا کہ جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کے متعلق ان کو پتہ نہیں تھا, یا ان کا فیصلہ نہیں تھا, یا وہ ان سے رائے نہیں لی گئی, میرے خیال میں یہ بذات خود نہال ہاشمی صاحب کو پتہ ہے کہ اس بات میں بالکل وزن نہیں ہے, جتنی بھی دلیل دیں کوئی ریزن. اور مسلم لیگ نون کے جو باقی سینئر لیڈر ہیں وہ سب اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. بعض جگہ یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس بات کا افسوس ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا, مگر آپ کو بھی افسوس ہے, آپ کے لیڈر کو افسوس ہے. دیکھیں ہمارے لیڈر کو کیوں افسوس ہو,
کہ ہمارے ہاں اب آپ لوگوں نے بھی تو ایکسٹینشن دی تھی. سب کو یہ سمجھنا ہوگا کہ معذرت پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. میں صرف لاسٹ کامنٹ لے رہی تھی بیرسٹر صاحب صاحب زیادہ سے زیادہ جمہوری رویے جو ہے فروغ دیا جائے. دیجیے گا صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. پروگرام سے نادم مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.